तो भाई स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम आपके लेके आए हैं क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहली अपडेट में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि भाई हाल ही में कई रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा किया है कि टोटल ऐसे 7 प्लेयर्स हैं जिनके लिए आईपीएल 2025 उनकी आखिरी आईपीएल साबित हो सकती है। अब देखो, ये जो 7 प्लेयरों के नाम जारी हुए हैं ये यूं ही हवा में जारी नहीं हुए हैं। इन 7 नामों को जारी करने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि कहीं ना कहीं इन 7 प्लेयरों ने अपनी फ्रेंचाइजीज के अंदर इस बात को कन्वे करा है कि शायद वो आईपीएल के अंदर आखिरी बार दिख रहे हैं और इस फ्रेंचाइज के लिए आखिरी बार खेल रहे हैं। सबसे पहला नाम है यहां पर नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी का, जिनकी उम्र 43 हो चुकी है। अभी बस एक आध महीने में 44 के हो जाएंगे। करंटली वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं और कहा जा रहा है कि एमएस धोनी का ये आखिरी सीजन हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं धोनी ने भी अपनी फ्रेंचाइज को ये कन्वे कर दिया है कि इसके बाद वो आईपीएल में नहीं दिखने वाले हैं, सीएसके के लिए नहीं खेलने वाले हैं। वैसे ये बात कहीं ना कहीं तभी कंफर्म हो गई थी जब आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले एमएस धोनी चेन्नई के एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे। उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पे मॉर्स कोड में लिखा हुआ था वन लास्ट टाइम। एमएस धोनी के बाद अगर नजर डालें उस दूसरे प्लेयर पे जिसका ये आखिरी सीजन हो सकता है, जो आखिरी बार हमें आईपीएल में देखने को मिल सकता है, वो है नन अदर देन अजिंक्य रहाणे, जिनकी उम्र फिलहाल 36 साल है और करंटली वो केकेआर के कैप्टन हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि रहाणे आखिर क्यों ही संन्यास लेंगे, क्यों ही आईपीएल छोड़ेंगे, उम्र अच्छी खासी है, आराम से अभी खेल रहे हैं, मस्त फॉर्म में चल रहे हैं, केकेआर के लिए काफी क्रूशियल पारियां अभी तक वो खेल चुके हैं और भाई कैप्टनसी भी जब मिल गई है तो ऐसा वो क्यों ही करेंगे। तो भाई देखो, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये जो प्लेयरों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं कई सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म करा है कि इन प्लेयरों ने ही अपनी फ्रेंचाइजीज को यह बात कन्वे करी है कि इसके बाद वो आईपीएल में नहीं दिखने वाले, ये सीजन उनका आखिरी सीजन हो सकता है। लेकिन ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है, होगा ही होगा, ये कंफर्म नहीं है। रहाणे के बाद अगर नजर डालें उस तीसरे नाम पे जो हमें आईपीएल 2025 में आखिरी बार देखने को मिल सकता है, तो वो नाम है रविचंद्रन अश्विन का, जिनकी उम्र करंटली लगभग 38-39 की है। अभी वो सीएसके के लिए खेल रहे हैं और माना जा रहा है कि अश्विन का ये आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के भी तीनों प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी थी। तो अगर आईपीएल 2025 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहती है तो हम सब जानते हैं अश्विन को, जिस तरीके से अचानक से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि उनको खुद को लग रहा था कि वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ लोगों की जगह घेर रहे हैं और वो उस वक्त का इंतजार नहीं करना चाहते थे कि कल को उनको जबरदस्ती सिर्फ इसलिए टीम में खिलाना पड़े क्योंकि वो एक बड़े प्लेयर हैं, एक नामी प्लेयर हैं, एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो अगर आईपीएल 2025 में अश्विन अपनी परफॉर्मेंस से कुछ खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं, अश्विन हमको आईपीएल में आखिरी बार देखने को मिल सकते हैं। खैर, अभी तो हमने सिर्फ उन 3 प्लेयरों पर नजर डाली है जो हमको आईपीएल में शायद आखिरी बार देखने को मिले। अभी मैं आपको और 4 नाम बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आपके हक्के बक्के भौचक्के सब निकल जाएंगे। पर वो देखने से पहले भाई देखो, अगर तुमने सच में अभी तक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन नहीं करा है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पहली गलती तो ये है कि भाई क्रिक टाइम विद जोशी पे हम रेगुलर जितनी भी आईपीएल 2025 की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, आईपीएल के अलावा जो भी क्रिकेट वर्ल्ड की बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं जो आप तक पहुंचती नहीं है, वो हम वहां पे आप तक पहुंचाते हैं। और साथ में वहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आईपीएल के हर मैच के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शन, कौन जीतेगा, कौन कितने रन मारेगा, बहुत ही मामूली सी प्रेडिक्शन होती हैं। चलते मैच में हम वहां पे डालते रहते हैं ताकि आपको भी आइडिया मिलता रहे और आप भी 10 क्रिक पे जाके उन सिंपल सी प्रेडिक्शन को करके अंधा पैसा बनाते रहें। अगर अभी तक भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि भाई 10 क्रिक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हरभजन सिंह हैं। तो यहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सेफ है कि नहीं है, सिक्योर है कि नहीं है, एकदम सेफ एंड सिक्योर है। भाई भज्जी खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं तो भाई इस चीज पे सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए ना। तो भाई जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो क्रिक टाइम विद जोशी को और इस आईपीएल 2025 के हर मैच में प्रेडिक्शन करो 10 क्रिक के साथ और बनाओ इस आईपीएल को एकदम यादगार। हाँ, तो जहां हमने उन 3 प्लेयरों पे नजर डाल ली थी, एमएस धोनी, अजिंक्य रहाणे और रविचंद्रन अश्विन, जिनको लेके कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि ये हमें आईपीएल में आखिरी बार खेलते हुए देखने को मिलेंगे। अब नजर डालें उस चौथे नाम पे जो हमें आईपीएल में आखिरी बार खेलते हुए देखने को मिल सकता है, वो कोई और नहीं, वो है मोइन अली, जिनकी उम्र फिलहाल 37 साल है। करंटली वो केकेआर के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मोइन अली का ये आखिरी सीजन हो सकता है। मोइन अली के बाद नाम आता है ईशांत शर्मा का, जिनकी उम्र है फिलहाल 36 साल, करंटली गुजरात टाइटंस का पार्ट हैं और कहा जा रहा है कि ईशांत शर्मा ने गुजरात को और आईपीएल मैनेजमेंट को ये ऑलरेडी कन्वे कर दिया है कि इस सीजन के बाद वो संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। ईशांत के बाद नाम आता है कर्ण शर्मा का, जिनकी उम्र 37 साल है और कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही
रही हैं कि कर्ण शर्मा ने भी ये ऐलान कर दिया है कि ये सीजन उनका आखिरी सीजन होगा। कर्ण शर्मा के बाद आखिरी नाम आता है फैफ डु प्लेसिस का, जिनकी उम्र है फिलहाल 40 साल, अभी कुछ ही वक्त में 41 के हो जाएंगे। करेंटली दिल्ली कैपिटल्स के साथ एसोसिएटेड हैं, फॉर्म भी ठीक ठाक चल रहा है, अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फैफ डु प्लेसिस भी मन बना चुके हैं इस आईपीएल सीजन के बाद हमेशा के लिए आईपीएल को छोड़ने का। इन सातों ही नामों में से किस नाम को लेकर आपको लगता है कि भाई अभी तो ये रिटायर होना डिजर्व ही नहीं करता है, और वो कौन सा नाम है जिसको आप रिटायर होते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इससे आगे बढ़े तो भाई देखो, चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर लोग अलग अलग रीजंस यहां पे दे रहे हैं कि चेन्नई आखिर आईपीएल 2025 में इतनी फ्लॉप क्यों चल रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन चेन्नई सुपर किंग्स का एक और मैच खेला जाना है, नन अदर देन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जो टीम असल में आईपीएल 2025 की वन ऑफ द बेस्ट टीम दिख रही है, जिनके पास हर डिपार्टमेंट के प्लेयर हैं, और इनको हरा पाना बिल्कुल भी आसान आज के दिन सीएसके के लिए नहीं होने वाला है। लेकिन भाई अगर तुम बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गौर से इस सवाल का जवाब सोचो कि आखिर चेन्नई के साथ गलत क्या हो रहा है। देखो, चेन्नई का बैटिंग लाइनअप खराब है, इस बात को लेके कोई शक है ही नहीं, इस बात को लेके कोई डाउट है ही नहीं कि दीपक हुड्डा एकदम हगास खेल रहे हैं, साथ में राहुल त्रिपाठी हो गए, विजय शंकर हो गए, या फिर बीच में कभी जो सैम करन आ जा रहे हैं, जेमी ओवर्टन आ जा रहे हैं। भाई इन पे आप इतना भरोसा नहीं टिका सकते हैं कि ये आपको कोई भी मैच जिता सकें। और उसके बाद अगर हम सीएसके के फिनिशर्स की बात करें, जहां हमें जडेजा देखने को मिलते हैं, धोनी देखने को मिलते हैं, ये भी अब वैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं जैसे कि एक वक्त हुआ करते थे कि ये किसी भी इंपॉसिबल चेस को सफल बना सके। और भाई यहां पर मैं खास का नाम लेना चाहूंगा रविंद्र जडेजा का। भाई देखो, मुझे ये बोलने में मतलब क्या बताऊं, मुझे ये बोलने का बिल्कुल मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं मजबूर हो गया हूं ये कहने के लिए कि भाई जडेजा को जिस रकम पे सीएसके ने रिटेन किया, आई डोंट थिंक कि आज के वक्त पे जडेजा वो रकम डिजर्व करते थे। पूरे 18 करोड़ रुपए देके जडेजा को सीएसके ने रिटेन किया, लेकिन भाई क्या 18 करोड़ के लायक आज के टाइम पे जडेजा हैं भी? क्योंकि अगर उनकी कमजोरियां देखें तो भाई देखो, इस बात से हर कोई वाकिफ है कि डाउन द ऑर्डर आके उनकी स्ट्राइक रेट वैसे नहीं होती है जैसी होनी चाहिए। जिस तरीके से एक छठी सातवीं पोजीशन का प्लेयर बैटिंग करता है, जिस तरीके से वो छक्के मारता है, जिस आसानी से बाउंड्रीज मारता है, उस आसानी से जडेजा जो हैं चौके छक्के नहीं लगा पाते हैं। स्पिन के खिलाफ उनको काफी स्ट्रगल होते हुए देखा गया है। और अगर उनकी बॉलिंग की भी बात करें तो टी20 के हिसाब से कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स बॉलिंग नहीं कराते हैं। और भाई हम सब ने कई बार देखा है कि जब भी कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन पिच पे होता है और अगर उस बैट्समैन की थोड़ी सी भी इमेज ऐसी है कि वो आसानी से बाउंड्रीज लगा सकता है, तो भाई जडेजा को ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग दी ही नहीं जाती है। वो किसी से भी बॉलिंग करा लेते हैं, लेकिन जडेजा को बॉलिंग नहीं देते हैं। अश्विन को चाहे राइट हैंड बैट्समैन हो चाहे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, दोनों के सामने बॉलिंग दे दी जाती है, लेकिन जडेजा को मोस्टली तभी प्रीफर किया जाता है जब सामने एक राइट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है। तो बार बार भाई सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या जडेजा सच में 18 करोड़ जैसी बड़ी रकम डिजर्व भी करते थे? क्या वो 18 करोड़ जितना काम कर भी पा रहे हैं? देखो, सीएसके ने जो आखिरी सीजन जीता था साल 2023 का, जाहिर सी बात है अगर वहां पे जडेजा नहीं होते, अगर जडेजा ने आखिरी 2 बॉलों पे वो छक्का चौका नहीं लगाया होता, तो शायद सीएसके के पास एक टाइटल और कम होता। लेकिन क्या सिर्फ उस बेसिस पे जडेजा को 18 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए? अगर हम जडेजा के पिछले कुछ वक्त में डाउन द ऑर्डर पोजीशन पे स्टैट्स देखें तो भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आप उन स्टैट्स को किसी भी दूसरी टीम के फिनिशर या डाउन द ऑर्डर के बैट्समैन से कंपेयर करें तो जडेजा की स्ट्राइक रेट सभी भाई टीमों के फिनिशर्स के कंपैरिजन में कम नजर आती है। भाई मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज के वक्त पे भी इस चीज का कंपटीशन हो जाए कि कौन ज्यादा हिटिंग कर सकता है, धोनी या फिर जडेजा, भाई मुझे लगता है हर सिचुएशन में धोनी जो है वो जडेजा से बेहतर साबित होंगे। और भाई देखो, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि जडेजा कोई बहुत ही फुद्दू प्लेयर हैं। अगर जडेजा को सीएसके रिटेन नहीं भी करती, जडेजा मेगा ऑक्शन के अंदर उतरते भी, तो भाई कम से कम 10, 11, 12 करोड़ के तो बिकते ही बिकते। लेकिन मेरे हिसाब से 18 करोड़ थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। भाई मुंबई इंडियंस ने भी बुमराह को 18 करोड़ में रिटेन करा, लेकिन हमने जडेजा को रिटेन करा। ना ही वो उस तरीके से बैटिंग कर पा रहे हैं जैसी बैटिंग करनी चाहिए, ना ही हम उनकी बॉलिंग का उस तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं जैसा उपयोग हमें करना चाहिए। हाँ ठीक है, फील्डर कमाल के हैं, लेकिन क्या उसके लिए सिर्फ 18 करोड़ रुपए खर्च कर देना वाजिब है? पता नहीं भाई तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी सीएसके की बैटिंग चल रही होती है और जीतने के लिए कुछ 80-90 रन चाहिए होते हैं, या फिर पहले बैटिंग करते हुए कुछ 8-9 ओवर बाकी होते हैं और पिच पे जडेजा आ चुके होते हैं
ना तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि यहां से मैच का जो स्तर है वो नीचे ही जाएगा। यहां से हमें कोई बहुत शानदार चेस देखने को नहीं मिलेगी, यहां से हमें कोई शानदार चेस देखने को नहीं मिलेगी। एक इंपॉसिबल सा टारगेट यहां पे चेस तो हो ही नहीं सकता है। और अगर पहले बैटिंग करते हुए 11वें 12वें या फिर 13वें ओवर में भी जडेजा बैटिंग पे आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि जडेजा 40 पे 70 75 मार के चले जाएंगे। अरे 40 पे 70 छोड़ो, जडेजा मुझे याद भी नहीं कब उन्होंने 28 पे 50 तक मारे होंगे। तो अगर आपकी टीम में 5th 6th या फिर 7th पोजीशन पे ऐसा बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आ रहा है जिसकी बेस्ट पारी तब होती है जब वो 35 पे 50 मारता है, तो भाई यही असल में आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि भाई 50 भी पहले तो वो हर मैच में नहीं मार रहा है, और अगर 50 मार भी रहा है तो भाई 35 बॉलें तो एवरेज कम से कम लेता ही लेता है, वरना मोस्ट ऑफ द मैचेस में स्ट्राइक रेट जो है इससे भी नीचे होती है। तो क्या जडेजा कहीं सीएसके की सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं है? भाई देखो, कमजोरी नहीं है, जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है सीएसके के लिए, लेकिन भाई जडेजा जैसा जो बैट्समैन है वो टीमों के अंदर ना 8th 9th पोजीशन पे आता है, एकदम नीचे आता है। इस हिसाब से ऐसे बैट्समैनों को यूज किया जाता है कि देखो इसमें उतनी काबिलियत तो नहीं है कि ये अपनी मर्जी से लंबे लंबे छक्के लगा सके, लेकिन हाँ जरूरत पड़े तो एक आध अच्छे शॉट्स खेल के मैच को बदल सकता है। पर फिलहाल भाई जडेजा को सीएसके इस तरीके से यूज करती है कि हमारी टीम का सबसे बड़ा और इकलौता फिनिशर यही है। जो भी ये वीडियो देख रहा है एकदम सच सच बताना, क्या तुम भी इस बात से एग्री करते हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि जडेजा 18 करोड़ से थोड़ी सी कम रकम डिजर्व करते थे? और चलो अगर 18 करोड़ दे भी दिए थे, लेकिन उस वक्त पे सीएसके को यह सोच के चलना चाहिए था कि जडेजा हमारी टीम का बेस्ट फिनिशर नहीं होना चाहिए। जडेजा की बैटिंग में पोजीशन तो कम से कम 8वीं 9वीं पोजीशन के आसपास होनी चाहिए, और कम से कम ये तो नहीं सोचना चाहिए जडेजा को लेके कि ये हमारी टीम का सबसे बेहतरीन फिनिशर है। आपका इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी याद से जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार आते नहीं हैं, ऐसे चांसेस जिंदगी में बार बार आते नहीं हैं कि बहुत ही मामूली सी प्रेडिक्शन करके आप भाई हजारों लाखों कमा सकें। हम कमाते हैं, इसीलिए आपको बताते हैं। तो जल्दी जाइए, ज्वाइन करिए क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को, और वहां पर आज के मैच के लिए या फिर आने वाले मैच के लिए 10 क्रिक के साथ मिलकर और हमारे साथ मिलकर मस्त मस्त प्रेडिक्शन करके पैसा कमाइए। जल्दी जाइए, वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।